हाय एवरीवन, वेलकम इन ज्योतिष क्लासरूम। आज मैं प्रैक्टिस सेट थर्ड स्टार्ट कर रही हूँ विलियम शेक्सपियर का। ये यूथ कंपटीशन जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं उसका ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 अपलोड कर दिए हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। और ये अगर आप टीजीटी, पीजीटी एंड जो अदर स्टेट्स के एग्जाम जिसमें लिटरेचर आती है और शेक्सपियर को पूछा जाता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो कितने क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज मैं 85 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले वीडियोस को आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन हेमलेट। हेमलेट में ये लाइंस किसने बोली थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था, ये कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। और लाइन क्या है? समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क में कुछ तो गड़बड़ है, डेनमार्क जो स्टेट है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो ये मर्सिडस ने बोला था, जो करेक्टर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। मर्सिडस ने करेक्ट जो ये लाइन है वो बोली थी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देख लीजिएगा। Then question number 86 is identify the critic who posited this view. उस क्रिटिक को आइडेंटिफाई कीजिए जिसने इस व्यूज को दिए थे। द लेविटी ऑफ हेमलेट, हेमलेट की जो चंचलता है। हिज रेपिटेशन ऑफ फ्रेज, उसके जो फ्रेज जो वो बार बार रिपीट करता है। हिज पन्स, उसके पन्स आर नॉट पार्ट डेलिब्रेट ऑफ डिसिमुलेशन। ये जितनी भी सारी चीजें हैं उस ये पार्ट नहीं है उसके। डेलिब्रेट का मतलब होता है पहले से सोचा समझा, और डिसिमुलेशन का मतलब होता है जब कोई छल या कपट की बात होती है। तो ये उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, बट अ फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ, बल्कि ये एक प्रकार का भावात्मक रिलीफ का मतलब आराम है। तो ये जो लाइन थी ये इलियड ने बोली थी, टीएस इलियड ने शेक्सपियर सॉरी हैमलेट के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। नेम द क्रिटिक, नेम द क्रिटिक हु हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर। इस क्रिटिक का नाम बताइए जिसने शेक्सपियर के बारे में ये बात बोली थी। दोज हु एक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग, जो लोग उसके ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान की कमी है उसके उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। बहुत से लोग हैं जो शेक्सपियर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग जो उनके अक्यूज करते हैं, गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, वो भी उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ही वॉज नेचुरली लर्नेड, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से पढ़ा लिखा था या विद्वान था। ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक टू रीड नेचर, उसको जरूरत नहीं थी किताबों की, दर्शकों की, टू रीड नेचर, नेचर को पढ़ने की। ठीक है, ही लुक्ड इनवर्ड्स, उसने अपने अंदर देखा, एंड फाउंड हर देयर, और उसने उस चीज को अपने अंदर पाया। आई कैन नॉट से ही इज एवरीवेयर, मैं नहीं कह सकता कि वो प्रत्येक प्रत्येक जगह है। अलाइक, एक जैसा, ही सो आई सो डू हिम इंजरी टू कंपेयर हिम विद द ग्रेटेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मैं उसको चोट पहुंचाऊंगा अगर मैं कहता हूं कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता में सबसे महान है। ठीक है, अगर मैं उसकी कंपैरिजन करता हूं तो मैं उसको चोट पहुंचाऊंगा। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो रिमार्क है, ये किसने दिया था शेक्सपियर को? तो ये दिया था ड्राइडन ने। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ड्राइडन ने ये बात बोली थी शेक्सपियर के ऊपर। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लीजिएगा। ये बात ध्यान रखेंगे उन्होंने उनको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल भी बोला था। ठीक है, और लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल ड्राइडन ने बोला था शेक्सपियर को। ऑल द इमेजेस ऑफ नेचर वर स्टिल प्रेजेंट टू हिम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। क्या है देखिए, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। जो शेक्सपियर का वर्क है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो किस लिटरेरी फॉर्म से या किस जॉनरा से बिलोंग करता है? तो देखते हैं इसको। देखिए, कॉमेडी है, रोमांस है, या ट्रेजी कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है। तो इसका ऑप्शन जो है यूपी ट्रिपल एस ईवी ने जो सी माना है, ट्रेजी कॉमेडी इसको माना है। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ 16th सेंचुरी प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखा है। इट इज क्लासिफाइड एज ए कॉमेडी इन द फर्स्ट फोलियो, जब ये फर्स्ट फोलियो आया था तो उसमें इस प्ले को कॉमेडी माना गया था। ऑल्दो इट इज नोन एज ट्रेजी कॉमेडी ऑल्सो, हालांकि ये ट्रेजी कॉमेडी भी माना जाता है। तो अब ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 89 इज which of the following is the dominant theme of Shakespeare's famous play King Lear? King Lear में dominant theme, हर जो प्ले है उसकी एक थीम होती है। तो किंग लियर जो ग्रेट ट्रेजेडी है शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई, जैसे मैंने बताया था अथेलो है, हैमलेट है, ठीक है, और मैकबेथ है, और उसके साथ एक किंग लियर भी है। तो इसमें थीम क्या थी? तो इसकी जेलसी नहीं थी, एम्बिशन नहीं था, रिवेंज नहीं था, फीलियल इनग्रेटिट्यूड था। जो संतान थी उनका कृतज्ञता थी उनके ऊपर, उस वो थीम थी इस प्ले की। ठीक है, फीलियल इनग्रेटिट्यूड।
किंग लियर इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। द डोमिनेट थीम ऑफ दिस प्ले इज फेलियर इन ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 90 जो है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट। कौन सा कैरेक्टर है जो बिलोंग नहीं करता है शेक्सपियर की ट्रेजेडी हेमलेट से। ये हेमलेट की ट्रेजेडी है, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर है जो नहीं आता है। ओफिलिया लवर है, ठीक है, हेमलेट की। क्लॉडियस जो है उसका अंकल है हेमलेट का। पोलोनियस जो है ओफिलिया का फादर है। और कैसियो जो है इस प्ले में नहीं आता बल्कि ओथेलो प्ले में आता है। तो ये ध्यान रखिए, कैसियो इस प्ले में नहीं है। किस प्ले में? हेमलेट में। Cassio appears in the play Othello. It is regarded one of the best tragedy of William Shakespeare. ठीक है, और ये 4 ट्रेजेडी के नेम भी दे रखे हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में दे रखा है, Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? लास्ट फेज उनका करियर का जो था उसमें इनमें से कौन सा प्ले नहीं आता। तो मैंने बताया था द टेम्पेस्ट भी आता है लास्ट फेज में, सिम्बलिन भी आता है, विंटर्स टेल भी आता है, मच अडो अबाउट नथिंग जो है वो नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज इन 3 पार्ट। कौन सा इनमें से प्ले है जो कि 3 पार्ट्स में उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो हेनरी जो 6 है उसके 3 पार्ट्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। द प्ले हेनरी 6 हैज 3 पार्ट्स। दिस प्ले इज रिटन बाय शेक्सपियर। हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2 एंड हेनरी 6 पार्ट 3। ठीक है, दिस प्ले बिलोंग्स टू द हिस्ट्री प्ले, हिस्ट्री प्ले में कैटेगरी में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 इज इन 1601 a collection of Shakespeare's sonnet was printed by। जो शेक्सपियर के कलेक्शन थे सोनेट के, वो किसने उनको प्रिंट करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थॉमस थॉर्प। ठीक है, 1601 में जो उनके कलेक्शन आया था उसको थॉमस थॉर्प ने क्या करवाया था, प्रिंट करवाया था, ध्यान रखिएगा। और 37 प्ले थे इन हिज इंटायर लाइफ उन्होंने लिखे थे, और 154 सोनेट्स लिखे थे शेक्सपियर ने, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। और जो थॉमस थॉर्प थे इन्होंने जो कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट जो पब्लिश करवाया था वो 1609 में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, विलियम शेक्सपियर्स डाइड ऑन। कब उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी डेथ हुई थी अप्रैल 23, 1616 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो उनकी बर्थ डेट थी वही उनकी डेथ की डेट थी, देखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 95 है, What was the name of the house of Shakespeare in Stratford? स्ट्रेटफोर्ड में जो उनका हाउस था उसका नाम क्या था। तो उनके हाउस का नाम था न्यू प्लेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, न्यू प्लेस। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग plays is a social satire dealing with the fashion and fates of the day। फैशन और फेट्स ऑफ द डे पर डील करता हुआ कौन सा सोशल सटायर है जो शेक्सपियर ने लिखा है। तो वो आपका प्ले है लव स्लेवर्स लॉस्ट। ठीक है, लव स्लेवर्स लॉस्ट ये फैशन और फेट्स पर डील करता हुआ एक सोशल सटायर है। ठीक है, समाज पर व्यंग्य है। देन क्वेश्चन नंबर 97 है, डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर। डेस्डिमोना शेक्सपियर की कैरेक्टर है एक वर्क की, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। वो किस प्ले से बिलोंग करती है। तो वो जो ओथेलो प्ले है उससे बिलोंग करती है। ओथेलो जो प्ले है ओथेलो की ये वाइफ है यानी कि हीरोइन है, और इसी की एक इसका इसके जेलिसी की वजह से इसकी डेथ भी हो जाती है। ये ओथेलो ही इसको किल कर देता है। ठीक है, उसका गला जो है वो घोट देता है पिलो की हेल्प से। तो ये इसकी हीरोइन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। लाइफ जो है वो वॉकिंग शैडो के समान है, ये एक टेल है, कहानी है जिसको एक इडियट सुनाता है, और ये फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, साउंड से ध्वनि से, और फ्यूरी यानी कि बिल्कुल शोर शराबे से भरी हुई है, और सिग्निफाइंग नथिंग, कुछ भी सिग्निफाइंग नहीं करती, कुछ भी सिग्निफाई नहीं करती है। फोर सेड लाइन्स स्पोकन बाय मैकबेथ अकर्स इन। ये जो लाइन्स है ये मैकबेथ ने बोली हैं, ये किस में आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट 5 सीन 5 में। और ध्यान रखिएगा ये मैकबेथ की जो बहुत फेमस लाइन है, एग्जाम में रिपीटेड है, तो इसको ध्यान रखिए, लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो टेल, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये सीन 5 और एक्ट 5 में आती है। ठीक है, और ये कौन बोलता है, मैकबेथ ही बोलता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। इनमें से शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है इज नॉट अ कॉमेडी, कॉमेडी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्ले जो कॉमेडी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो एज यू लाइक इट,
ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो आपको पता होगा ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो है वो एक ट्रेजेडी में आता है, ट्रेजेडी में काउंट होता है, तो ये कॉमेडी नहीं है, बाकी ये तीनों जो वर्क हैं कॉमेडी में आते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 99 हो गया, 100 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेवर्स लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशंस ऑफ, ये किससे अडेप्ट किया गया है? तो ये एनाटॉमी ऑफ प्लॉटस है, उनके वर्क से ये अडेप्टेड है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये पूछा जाता है ऑप्शन एनाटॉमी ऑफ प्लॉटस। विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेवर्स लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ एनाटॉमी ऑफ प्लॉटस। एनाटॉमी इज अ लैटिन लैंग्वेज प्ले, इज ऑफन कंसिडर्ड प्लॉटस ग्रेटेस्ट प्ले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रखा है, आप इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 101, हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्वल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। किसने ये एक्सप्लेन किया था अपने सोनेट में कि इस मार्वल के, इस संगमरमर के नीचे सो जाओ ब्रेव ट्रेजेडियन, यानी कि बहादुर, ट्रेजेडी आप जानते हैं, कहानी लिखने वाले, ट्रेजेडी लिखने वाले शेक्सपियर स्लीप अलोन, सो जाइए। ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये विलियम बैस ने बोला था अपने एक सोनेट में, और इस शेक्सपियर के ऊपर श्रद्धांजलि देते हुए इन्होंने ये सोनेट लिखा था। ठीक है, विलियम बैस ने बोला था, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कार्व्ड मार्वल ऑफ दाइन ओन स्लीप, ये विलियम बैस ने बोला था अपने सोनेट में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाते हैं। हाँ, हु डिस्क्राइब्स, किसने डिस्क्राइब किया विलियम शेक्सपियर को एज एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। किसने ये बात बोली थी कि ये एक उद्दंड कौवा है जो कि हमारे फेदर से या हमारे पंखों से सुसज्जित हो रहा है, या सुंदरता इसने ग्रहण की है? तो ये जो लाइंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था, और इसको किस वर्क में बोला था? ये उन्होंने ग्रोथ्स विट में बोला था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देन क्वेश्चन नंबर 103 जो है वो है, which of the following work of William Shakespeare is written in 6 line stanza? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 6 लाइन स्टैंजा में इनमें से कौन सा वर्क लिखा है शेक्सपियर के द्वारा? एंड सो डिसाइड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, और इमेच्योरिटी के साइन को डिसाइड करता है, तो ये विनस एंड एडोनिस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1593 में लिखा गया था, डेट भी याद रखेंगे आप। और इसके जस्ट बाद एक वर्क आया था, रेप ऑफ लुक्रीज। ठीक है, तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे, 1594 में लिखा हुआ था वो वर्क, और ये जो है 6 लाइन स्टैंजा में लिखा है, और वो 7 लाइन स्टैंजा में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। is which of the following play depicts middle class provincial life? मिडिल क्लास प्रांतीय जीवन को या प्रांतीय लाइफ को कौन सा प्ले जो है डिपिक्ट करता है, कौन सा प्ले दर्शाता है? तो ये वर्क है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये पूरा नाम नहीं लिखा है इसमें, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये वर्क है, ये मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है। ठीक है, ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, नाम याद रखिएगा, मिडिल क्लास लाइफ को बताता है। देन क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच? इनमें से कौन सा पेयर जो है मिसमैच है? तो ये आप याद रखेंगे कि जो इसमें वर्क है, इसमें दो ऑप्शन जो हैं वो मिसमैच्ड हैं, एक ट्वेल्थ नाइट और सिमिलिन। इनके वर्क जितने भी हैं, इनकी जो डेट्स हैं, पब्लिक रिटन डेट, उनमें बड़ा कंफ्यूजन है। तो जो ये बोर्ड है यूपीएससी SSB, इसने इसके ऑप्शन को सी माना है, सिमिलिन को। ठीक है, बल्कि लेकिन इसमें बताया गया है सोर्सेज में कि ट्वेल्थ नाइट जो है वो 1601 से 1602 के बीच में लिखा गया, हालांकि ये सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें करेक्शन मिसमैच बताया गया कि ट्वेल्थ नाइट जो वर्क है और ये सिमिलिन जो वर्क है, ये दोनों ही मिसमैच्ड हैं, और सिमिलिन वर्क 1608 से 1610 के बीच में लिखा गया था। और अगर आपको देखना है तो इनके सोर्स भी बता दिए इस बुक में, WJ लॉन्ग की बुक है, और पेज नंबर 150 में ये बताया गया है, और डेविड डेस्ट की ये बुक है, पेज नंबर 251 में दिखाया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 106 जो है वो देखिए, 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइटल ऑफ द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर का वर्क है जिसका इनमें से दिया हुआ टाइटल नहीं है? तो हेनरी 6 भी है, हेनरी 8 भी है, हेनरी 4 भी है, हेनरी 7 वर्क नाम का कोई भी वर्क जो है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाइए।
उसमें बोला है when is the title of the Thane of Cawdor bestowed on Macbeth and by whom, किसके द्वारा मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडर बोला टाइटल दिया गया था और किसने दिया था। तो ये जो नॉर्वे की जो डिफीट हुई थी उसके बाद मैकबेथ को ये टाइटल दिया गया था और इसको किसने दिया था, डंकन ने दिया था। ठीक है, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। ठीक है, और ये डंकन ने टाइटल दिया था और नॉर्वे की डिफीट के बाद ये टाइटल दिया गया था। और इससे पहले जो मैकबेथ था वो थेन ऑफ ग्लैमिस था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद थेन ऑफ कॉडर दिया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 108 में बोला है will all great Neptune, important क्वेश्चन है, will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand, क्या सारा नेपच्यून का जो वाटर है, ओशन का वाटर है, वो मेरे इस ब्लड को क्लीन कर सकता है मेरे हाथ से। Who says this and when, किसने कहा था ये और क्यों और कब कहा था? तो ये मैकबेथ ने कहा था और कब कहा था, जब उसने डंकन को किल कर दिया था। आफ्टर मर्डरिंग डंकन को मारने के बाद मैकबेथ ने ये बात बोली थी कि नेपच्यून का जितना भी, और हाइपरबोली का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये जो महान नेपच्यून है उसका जितना भी वाटर है वो मेरे हाथ को क्लीन नहीं कर पाएगा क्या, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 according to Macbeth, the chief nourisher in life's feast, जो मैकबेथ के अनुसार जीवन का जो चीफ नरिशर है, पोषण देने वाला या मुख्य पोषक देने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, तो उसने स्लीप को बोला था। स्लीप जो है वो चीफ नरिशर है, ये ध्यान रखिएगा। मैकबेथ ने स्लीप को चीफ नरिशर बोला था। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी लेडी मैकबेथ, मतलब उसको मेंशन किया गया, नाम नहीं बताया गया, तो वो स्लीप वॉकिंग करती थी, मतलब उसको इंसोम्निया हो गया था, जिसकी वजह से ये लाइन उसने बोला था, वो सो नहीं पाती थी, तो उसने स्लीप को, मैकबेथ ने स्लीप को चीफ नरिशर बोला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, इट इज गिवन हियर, Rosalind in Shakespeare As You Like It disguise herself as, इसी ये जो प्ले है As You Like It, उसमें एक करेक्टर रोजालिंड जो हीरोइन है, ठीक है, वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है और क्या बन जाती है, वो गैनीमेड बन जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 111 अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग, जो जैक्स जो है वो मोनोलॉग बोलता है, उस मोनोलॉग में ऑल द वर्ड्स स्टेज, सभी जो पूरा वर्ड है वो स्टेज है। व्हाट इज द सेवन स्टेज, तो उसमें 7 स्टेज बताई गई हैं, तो सेवेंथ नंबर की जो स्टेज है वो क्या है, तो इसका आंसर पहले आप देख लीजिएगा। इसका 7 नंबर का जो स्टेज है वो सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अब आपको 7 स्टेजेस के नाम भी पता होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, एक बार देख लीजिएगा। पहली स्टेज है द इन्फेंट, ठीक है, दूसरी स्टेज है द स्कूल बॉय, तीसरी स्टेज है लवर, फोर्थ स्टेज है द सोल्जर एंड फिफ्थ स्टेज है द जस्टिस, दिख रहा होगा प्रॉपर शायद क्वेश्चन। देन सिक्स स्टेज है द पेंटलून्स और 7 स्टेज है सेकंड चाइल्डिशनेस, जो कि 7 स्टेज का नाम पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी सेकंड चाइल्डिशनेस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 112 है, हु अटर्स, कौन बोलता है, who utters the words, "Oh cause, 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 my pretty little cause, that thou didst know how many fathom deep I am in love", कितना मैं गहरा तुमसे प्यार करती हूँ तुम नहीं जानते हो। तो ये जो लाइन थी इन एज यू लाइक इट, ये एज यू लाइक इट की लाइन है, और ये लाइंस किसने बोली थी, तो ये लाइन बोली थी रोजालिंड ने बोली थी। ठीक है, इन एज यू लाइक इट द वर्ड्स ओ कॉज कॉज कॉज, ये किसने बोली थी, रोजालिंड ने बोली थी। ये और रोजालिंड कौन है, ये हीरोइन है ऑफ द प्ले। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 113 इज 113 is in the epilogue, ठीक है, in the epilogue रोजालिंड बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक्स लास्ट अपील टू, जब प्ले खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो रोजालिंड जो है वो अपील करती है। ठीक है, और बिडिंग फेयरवेल, जब प्ले खत्म होता है तो विदाई के टाइम पर ये क्या करती है, अपील करती है दर्शकों से, और दर्शकों से स्पेशली किन से अपील करती है, इन विमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, क्या कहती है कि जो औरतें हैं, ऑडियंस हैं, उसमें जो औरतें हैं वो इस प्ले को लाइक करें। ठीक है, वो अपील करती है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा इसका। इसकी एपिलॉग ध्यान रखिएगा, जो प्ले है एज यू लाइक इट उसमें एपिलॉग भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 है, हु सेड अबाउट शेक्सपियर, किसने शेक्सपियर के बारे में बोला था, दैट ही न्यू, कि वो जानते थे स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, वो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जानते थे। तो ये लाइन जो थी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, वेन जॉनसन ने ये लाइन बोली थी शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 115 है, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, प्रस्पेरो जो था वो कहाँ का ड्यूक था, टेम्पेस्ट वर्क है इनका और ये मिलान का ड्यूक था, मिलान याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है।
देन क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल। कुछ बुरी बुरी चीजों में भी अच्छाई की सोल होती है, अच्छाई होती है। वुड मैन ऑब्जर्विंगली लिस्ट इट आउट, अगर इंसान ऑब्जर्व करे तो वो पता लगा सकता है, ठीक है, कि कुछ बुरी चीजें हैं उनमें भी अच्छाई होती है, अगर इंसान चाहे तो पता लगा सकता है। और ये लाइन हु हैज रिटन इट, ये लाइन्स किसने लिखी थी, तो देखते हैं। तो ये जो लाइन्स थी, देयर इज सोल, ये लाइन जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। और ये लाइन कहाँ की, ये भी देख लीजिएगा, हेनरी फिफ्थ जो वर्क है इनका, उसकी लाइन है ये, ठीक है, हिस्टोरिकल प्ले है, उसकी लाइन्स है। देन क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। इसमें बोला है, इन विच प्ले, किस प्ले में ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले में इज देयर ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड, शेक्सपियर के किस वर्क में शेक्सपियर ने मार्लो जो थे, जो उनके कंटेम्प्रेरी से, उनको ट्रिब्यूट दिया है, डेड शेफर्ड बोला है उनको। तो ये जो वर्क है उनका एज यू लाइक इट में बोला है। एज यू लाइक इट इज अ पेस्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, believed to have been written in 1599 and first published in the first folio in 1623. In this play of Shakespeare, Shakespeare ने इस प्ले में there is a tribute to Marlowe as the dead Safford, ये भी ध्यान रखिए, ट्रिब्यूट दिया है, और किस रूप में दिया, डेड सैफर्ड के रूप में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। एज फ्लाइज टू wanton बॉयज आर वी टू द गॉड्स, जो शरारती लड़के होते हैं जैसे उनके लिए मक्खियां होती हैं, उनका पीछा करते हैं, मारते हैं, वैसे ही हम लोग हैं गॉड, गॉड की नजरों में, ठीक है। तो दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, वो भगवान भी हम लोगों को अपने खेल के लिए, अपने मजे के लिए मारते हैं। तो ये लाइन जो थी, हु अटर्ड दीज लाइन, ये लाइन किसने बोली थी, तो ये लाइन जो थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ग्लॉसेस्टर था किंग लियर में एक करेक्टर, उसने ये लाइन्स को बोला था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये किंग लियर जो है आप जानते हैं ग्रेट ट्रेजेडी में मानी जाती है। देन इसका क्वेश्चन नंबर 119 आ जाएंगे। His story requires romance and kings, but he thinks only on men. उनकी स्टोरी को रोमांस और किंग की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने केवल आदमियों के बारे में सोचा है या थिंक किया है। Who remarked it for विलियम शेक्सपियर, किसने रिमार्क किया था विलियम शेक्सपियर के लिए, तो वो थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि उनके जो उनकी स्टोरीज है उनमें रोमांस होने चाहिए थे, किंग्स होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने केवल इंसानों के बारे में सोचा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन 120 वर्क पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। Who called Shakespeare the largest and most comprehensive soul, ये फिर से आया है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिए, ड्राइडन ने लाइन बोली थी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। ये सबसे बड़े, महान और कॉम्प्रिहेंसिव सोल, व्यापक आत्मा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा। इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क, कौन है क्वीन ऑफ डेनमार्क, ठीक है, एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट, और प्रिंस हैमलेट यानी राजकुमार हैमलेट की मदर भी है वो, तो वो गर्ट्रूड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। और हैमलेट इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, गर्ट्रूड इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क, सी इज द मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 दिया है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स एंड स्टोरी, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है उसमें क्या प्लॉट है, क्या स्टोरी है, किस चीज की है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है इसका राइट है। तो इसका आंसर है ट्विन ब्रदर्स, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स थी वो दो भाइयों की कहानी थी, ठीक है, वो जुड़वा थे, तो ट्विन ब्रदर्स की कहानी थी, ये ध्यान रखिएगा। द कॉमेडी ऑफ एरर इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, सेटिंग जो है इसकी एफिसस में जो प्लेस है वहां की है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। 123 वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, सबसे बेस्ट ड्रामा है जो कभी विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडीज, और ये डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी माना जाता है। तो ये जो ऑप्शन है मेजर फॉर मेजर है, इसको ध्यान रखिएगा, ये डार्क कॉमेडी माना जाता है और बेस्ट ड्रामा इसको कैटेगरी में इसको शामिल किया जाता है, ठीक है, देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 124 ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय, ये रोमांटिक कॉमेडी है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ध्यान रखिएगा। और ये कॉमेडी जो है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे रोमांटिक कॉमेडी है, और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 125 दिया है, हेमलेट्स हेमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री में सेट है हेमलेट, तो आपको पता है उसका टाइटल ही दिया है प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो ये डेनमार्क में सेट है, ठीक है, इसकी सेटिंग जो है वो डेनमार्क की है। देन क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा। रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है,
अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले, किस प्ले में दिखाई पड़ती है शेक्सपियर के? तो बताया था एज यू लाइक इट में रोजालिंड जो है, जो कि गैनीमेड का भेष भी धारण करती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट हो जाएगा, एज यू लाइक इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देन 127 क्वेश्चन है आपका, डैश लगा, इट्स अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर, इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्ले, ये कई प्ले में पाया जाता है। तो ये सर जॉन फाल्स्टाफ जो है ये कॉमिक कैरेक्टर है, कैरिकेचर भी बोलते हैं इसको, और ये कई प्लेज में देखा गया है, और प्लेज के नाम भी आप देख लीजिएगा। पहला तो दिखाया है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, देन हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में भी है, एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर भी है। ध्यान रखिएगा ये 3 प्ले, इसमें ये बहुत अच्छे से भूमिका निभाता है अपनी, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। ठीक है, ये कॉमिक कैरेक्टर है। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, 128 नंबर का क्वेश्चन है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। ठीक है, मैकबेथ ने ये लाइन बोली थी, हु इज द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट, इस कोट में कौन एंजल जो है जो ब्राइटेस्ट है उसको रेफर किया गया है, तो वो लूसीफर है। ये बिब्लिकल एल्यूजन यहाँ से लिया गया है, तो लूसीफर जो है उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, ऑप्शन नंबर सी जो है लूसीफर के बारे में बोला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा। अच्छा, मैंने मैकबेथ बताया, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर प्ले मैकबेथ, दिस लाइन स्पोकन बाय मैल्कम, मैल्कम ने ये लाइन बोली थी इन एक्ट 4 सीन 3 में। ठीक है, ये शेक्सपियर हैज रेफर्ड ब्राइटेस्ट ऑफ लूसीफर, लूसीफर इज द एंजल बेनिस्ड बाय गॉड फ्रॉम हेवन फॉर सीकिंग पावर, फॉर विशिंग टू ऑब्जर्व एंड द अथॉरिटी ऑफ गॉड। ये ध्यान रखिएगा, बाइबल से ये कैरेक्टर लिया गया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो, रॉबिन गुडफेलो एक कैरेक्टर है, और ये किस प्ले में शेक्सपियर के आया है? तो ये ध्यान रखिएगा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो शेक्सपियर का वर्क है जो कि कॉमेडी में आता है, इसमें ये कैरेक्टर आता है रॉबिन गुडफेलो। और भी कैरेक्टर, पक भी है इसमें, और लाइसेंडर है, डेमेट्रियस है, हर्मिया है, हेलेना है, ओबेरॉन है, टाइटेनिया है। ये कैरेक्टर जो है इनको ध्यान रखिएगा, इनके कैरेक्टर के नेम पूछ लेते हैं कि किस वर्क में आया। पक भी ध्यान रखिएगा, पक बहुत एक फेरी है उस इस प्ले में, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 129 का डी वाला ठीक हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 130 देख लीजिएगा, विच ऑफ द मॉन्टेंग ऐसे इंस्पायर शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो सर्वेंट, प्रॉस्पेरो के जो सर्वेंट का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर ने मॉन्टेंग किस ऐसे से इंस्पायर होकर लिया है? तो ध्यान रखेंगे ऑफ द कैनिबल्स, ये वर्क है किसका है, ये ध्यान रखिएगा मॉन्टेंग का। ठीक है, तो उनके एक वर्क से इंस्पायर होकर ही शेक्सपियर ने प्रॉस्पेरो के जो सर्वेंट था, जो कि बताया गया थे एरियल, ठीक है, और कैलिवन भी था, तो उससे इंस्पायर होकर ही लिया है। तो मॉन्टेंग्स essay of the cannibal inspired Shakespeare to draw the character of Prospero servant cannibals. Is the character of the Shakespeare famous play The Tempest. Prospero the protagonist, the main character in William Shakespeare's play The Tempest. ठीक है, तो ये 130 तक क्वेश्चन आज मैंने करवाए थे। इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगी, तब तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।